अभी जो है हाँ, इसको शुरू किया था। तो मैं देख आप नहीं पाई इसलिए। हाँ, हाँ, कोई तो नहीं। जब आप डन शुरू में थे बस थोड़ी देर, तो चैप्टर 3 शुरू हुआ था, जी, है ना? तो ये सृष्टि दर्शन है इसका नाम। तो मतलब ऐसे सापेक्ष ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा, थोड़ा फिर ऊर्जा के बारे में बात होते हुए, व्यापक के बारे में बात होते हुए, है ना? थोड़ा भौतिक रासायनिक क्रियाओं के बारे में, ये एक के सहवास ऐसे करते हुए समाधान यहाँ तक जो है बात हुई थी। तो ये कुछ-कुछ जैसे ये एक्के, सहवास जैसे ये शब्द हैं, हमने थोड़ी बहुत इस पे कल बात की। मतलब मैंने पर्सनली ऐसा देखा है, जब जब हम जितना दर्शन को और गहराई में आगे चलकर समझते हैं, मैंने बार-बार इस चीज़ को अपनी तरफ से स्पष्ट रखने की कोशिश की है, कि जिन शब्दों को एक बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है कि उनके बिना दर्शन को समझना संभव ही नहीं है, उसको हम बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करें। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बाबा जी ने किसी रेफरेंस में रख दिए हैं, लेकिन हमने जैसे पूरी बुक्स को पढ़ा है तो उनका ना कोई ज़्यादा बार-बार रिपिटिशन नहीं आता है। तो मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार हम उसको जितना गहराई से समझना चाहें, हम उसकी तरफ अपनी ऊर्जा जो है वो लगा सकते हैं। तो मतलब मैंने जो है कहीं कभी-कभी कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा अपने लिए पर्सनली पेंडिंग में भी रखा हुआ है कि इनको जब आवश्यकता पड़ेगी तब गहराई से समझ लेंगे। तो ये एक केस आवास ये जो है इस तरह से थोड़ा भौतिक रासायनिक क्रियाओं के रूप में इसको यहाँ पर रखा है। यहाँ तक हमारी कल बात हो गई थी, इस पैराग्राफ तक। तो सुनील भाई, देव भाई आप ही हैं कल वाले साथियों में से, रितु जी, तो आगे बढ़े क्या फिर? जी भैया। तो यहाँ से पढ़ना शुरू कर लेते हैं, फिर उस पर बात भी कर लेंगे। ठीक है भैया, मैं पढ़ता हूँ। पदार्थ राशि का वर्गीकरण 4 जातियों में है। मृद यानी मिट्टी, पाषाण, मणि और धातु। मृद अथवा मिट्टी उर्वरा और अनुवरा भेद से है। उर्वरा बीज को पाकर अनेक बीज तैयार करने वाली क्षमता से संपन्न मिट्टी की उर्वरा संज्ञा है, तथा इससे विपरीत गुण स्वभाव वाली मिट्टी की अनुवरा संज्ञा है। पाषाण का वर्गीकरण कठोर व अकठोर भेद से है। कठोर अधिक भार सहने वाले पाषाण को कठोर संज्ञा है। अकठोर कम भार सहने वाले की अकठोर संज्ञा है। मणि का वर्गीकरण किरण श्रावी और किरण ग्राही भेद से है। किरण तप्त बिंब का प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पर होना ही किरण है। इकाई से बहिर्निहित अग्नि को ताप संज्ञा है। किरण श्रावी किरण के प्रभाव से प्रसारण क्रिया करने वाले मणि को किरण श्रावी तथा ग्रहण करने वाले को किरण ग्राही संज्ञा है। पारदर्शक एवं अपारदर्शक भेद से विकिरण और किरण क्रिया में रत है। विकिरण किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण को विकिरण संज्ञा है। रश्मि तप्त बिंब यानी प्रकाश के प्रतिबिंब, अनुबिंब, प्रत्यानुबिंब क्रिया की रश्मि संज्ञा है। प्रकाश इकाई के प्रतिबिंब की प्रकाश संज्ञा है। विकिरण एवं किरण माध्यम भेद से शोषण या पोषण क्रिया में रत है। प्राकृतिक विधि से पोषण स्पष्ट हो चुका है। भ्रमित मानव द्वारा विकिरणीय प्रयोग से शोषण सिद्ध हो चुका है। पदार्थ राशि के संगठित पिंड की ग्रह गोल संज्ञा है, जिसके सभी ओर आकाश है। प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है। ऐसी हर इकाई अर्थात ग्रह गोल आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थित है। इकाइयां धनाकर्षण की स्थिति में किसी की ओर आकर्षित तथा ऋणाकर्षण
की स्थिति में किसी को आकर्षित करती है तथा शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्र है। भार आकर्षण से, आकर्षण परस्परता से, परस्परता लघुता व गुरुता से, लघुत्व एवं गुरुत्व रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाओं से, रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से, क्रिया पदार्थ से और पदार्थ का ह्रास व विकास सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग एवं दुरुपयोग से सापेक्षित है। समस्त पदार्थ निरपेक्ष ऊर्जा में संपृक्त व समाहित है तथा संपूर्ण सृष्टि की स्थिति तथा गति निरपेक्ष ऊर्जा में है। प्रत्येक चेष्टा से सापेक्ष ऊर्जा का प्रसव है। मूल चेष्टा के लिए निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है ही। मूल चेष्टा पदार्थ के परमाणुविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा संज्ञा है। रुक किसी भी जाते हैं भैया, रुक जाते हैं यहाँ पर। थैंक यू। ठीक शरण भैया भी आगे। भैया स्वागत है। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। तो अभी भैया हमने यहाँ से पठन शुरू किया है, बस अभी पढ़ाई है अगला 1-1.5 पेज जो है। तो आप आ ही गए हैं भैया, आप रखिए अपने तरीके से प्लीज। मैं तो अभी तुरंत ही ज्वाइन किया हूँ। हाँ हाँ, तो जब हमने भी कुछ पठन ही अभी बात, शुरू हुआ। हाँ अभी पठन ही शुरू हुआ भैया, हम भी वेट ही कर रहे थे, साथी भी कुछ कम थे, तो बस अभी पढ़ाई है। आपके ज्वाइन करते करते नहीं पठन चल रहा था। तो ये तो अभी जो जहाँ से शुरू हुआ है 4 अवस्थाओं की बात की गई थी। जो पदार्थ राशि है उसके 4 जातियों की बात की गई है। मिट्टी, पत्थर, मृदा, पाषाण, मणि और धातु। तो इन्हीं चारों का जो है वो वर्णन किया गया है कि मिट्टी का वर्णन उर्वरा और अनुर्वरा भेद से है, पाषाण को कठोर अकठोर, और मणि को जो है वो किरण सावी किरणग्राही, और धातु जो है शायद यहाँ अभी आगे आया होगा कि जो समान एक तरह के परमाणुओं का जो एक अणु स्वरूप होता है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसको धातु बोलते हैं। तो यहाँ तक ये बात हुई है, इसमें कुछ परिभाषाएं आई हैं। किरण श्रावी का मतलब जिससे किरण का स्राव होता है, निकलता है, और किरणग्राही का मतलब जिसमें किरण पचता है। विकिरण का मतलब समझ ही रहे हैं कि किसी इकाई के अंदर अंतर्निहित अग्नि का जो प्रभाव है, उसकी जो प्रसारण क्रिया है, उसको रेडिएशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वही चीज है यहाँ। रश्मि को कह रहे हैं तप्त बिंब, मतलब जैसे एक तो प्रकाश होता है, किरण होता है। जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती जल रही है और हमारे आंख तक उसका से वो रिटर्न हो रही है और दिख रही है। लेकिन जैसे लाइट जला और पूरे कमरे में हमेशा लाइट बनी हुई है, इसको रश्मि बोलते हैं कि लाइट अब बनी हुई है। तो ये कैसे है, पूरे कमरे में कैसे फैली हुई है? तो उस क्रिया को बोले हैं कि प्रतिबिंबन, अनुबिंबन, प्रत्यानुबिंबन। मतलब जो कुछ भी एक बिंब है और उसका जो एक दूसरे इकाई पर जो इमेज बनता है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जो दूसरी इकाई हुई उसका पहले इकाई का प्रतिबिंब उसके ऊपर बना, तो वो एक्चुअली अब अनुबिंब हो गई। और दूसरे इकाई का जब तीसरे पे पड़ता है, तो चूंकि अनुबिंब का पड़ता है, तो उसको प्रत्यानुबिंब बोलते हैं। और ये क्रिया ऐसे चलती रहती है। इसी प्रतिबिंबन, अनुबिंबन और प्रत्यानुबिंबन क्रिया जो है आगे पूरा मतलब जो जिस ढंग से जो है वो प्रकाश पूरे कमरे में ही बना रहता है, जिसको रश्मि बोल रहे हैं। तो प्रकाश की भी परिभाषा दी हुई है, इकाई के प्रतिबिंबन की संज्ञा। जो ये रश्मि है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब समझ नहीं आ रहा। अनुबिंबन, प्रत्यानुबिंबन। अभी ना हाँ, कुछ दिन पहले एक सेशन हो रहा था, तो वहां पर इंग्लिश के शब्द हमने देखे, इंग्लिश मानव व्यवहार दर्शन में से। तो इसको लिखा हुआ था रिफ्लेक्शन, सेकेंडरी रिफ्लेक्शन, टर्शरी रिफ्लेक्शन। तो अगर इससे कुछ स्पष्ट होता हो तो इससे क्लियर हो रहा है ज्यादा। ठीक है। हाँ, जैसे मेरी बातचीत अगर आपसे हो रही है, शिल्पा दीदी से हमारी बातचीत हो रही है, तो
आपका एक प्रभाव मेरे पर आया और फिर मेरी जो बातचीत अब हो रही है संजीव भैया से, तो आपके प्रभाव सहित मेरे प्रभाव के साथ बातचीत हो रही है। तो उन पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके प्रभाव सहित मेरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका मेरे पे पड़ा ये प्रतिबिंबन हुआ, उसके कारण आप बिंब हो गए। अब आपका प्रभाव मेरे पे पड़ा तो ये प्रतिबिंबन हो गया मेरा, मतलब मैं अनुबिंब हो गया और फिर मेरा प्रभाव जो पड़ा वो प्रत्यानुबिंब हो गया। तो ये क्रिया आगे चलती ही रहती है। जैसा संजीव भैया भी एक पिछले अध्ययन में उसमें बोले थे कि इसके आगे भी और नाम होता तो बाबा जी और कुछ नाम रख देते। तो ये क्रमशः चलता ही रहता है, टर्सरी, फिर जो भी क्वाड्रेटरी या ऐसे करके आगे। तो देखेंगे तो एक तरह से अगर देखेंगे तो हर बिंब पर, हर इकाई पर अनंत इकाइयों का प्रतिबिंबन है ही। तो यहाँ जो रश्मि कहा जा रहा है ये प्रकाश के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जब किसी तप्त बिंब से कोई प्रकाश किसी पर पड़ा तो प्रतिबिंबन हुआ, उसका प्रकाश दूसरे पे, मतलब उसका जो प्रतिबिंब दूसरे पे पड़ा वो अनुबिंबन हुआ, तीसरे पे पड़ा प्रत्यानुबिंबन हुआ। ये चलते 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 पूरे कमरे में जितने भी पार्टिकल हैं सब से वो जो अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कारण एक रश्मि बन जाती है। मतलब फिर वो बना ही रहता है प्रकाश, प्रकाश अंदर बना ही रहता है, सब जगह फैला रहता है। उसको एक नाम है रश्मि। किरण और रश्मि में यही अंतर है कि किरण का जो है स्रोत से निकलता हुआ आ रहा है और किसी अपारदर्शक वस्तु पे पड़ रहा है। तो जब वो किरण उस पे पड़ा तो वो प्रतिबिंबन हो गया। उसके बाद जब वो फिर रिफ्लेक्शन होते 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 पूरा का पूरा वो फैल ही गया तो उसको रश्मि बोल रहे हैं। तो ये चीज अंधेरे में नहीं होगी, मतलब सिर्फ लाइट में होगी? प्रकाश के संदर्भ में देख रहे हैं तो नहीं, अंधेरे में भी हो ही रही है, लेकिन क्योंकि हमारी आंख की क्षमता, जैसे प्रकाश या अंधेरा हम कहते किस को है कि हमारी आंख की क्षमता के आधार पे हम कह रहे हैं। जैसे रात हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब प्रकाश खत्म ही हो गया है। अब हमारी आंख की क्षमता से उसी में उल्लू को दिखता ही है ना, उल्लू को तो दिखता ही है उसी में। तो हमारे आंख की सीमा से वो खत्म हो गई है। अब हमारी आंख में अब के सीमा में अब नहीं आ रहा है। भाई हमको कोई चीज दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश उस पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आती है तो दिखता है। अब वो रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, अब मेरे आंख की क्षमता नहीं है कि वो रिफ्लेक्शन को व्यक्त कर पाए, पहचान पाए। तो मतलब ये निरंतर रहता है जी प्रकाश? जी। अब ये और ये जो ये प्रतिबिंबन, अनुबिंबन और प्रत्यानुबिंबन क्रिया है, यहाँ चूंकि रश्मि के संदर्भ में कहा गया है, ये ताप के लिए भी यही है। ये गुणों का फैलाव भी ऐसे ही है। आपका, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, आपसे प्रभावित मैं हूं, मुझसे प्रभावित दूसरा है, तो जो दूसरा मुझसे प्रभावित है वो आपके प्रभाव सहित मुझसे प्रभावित है। फिर वो जिसको प्रभावित करेगा वो आप मेरे और अपने प्रभाव सहित प्रभावित करेगा। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो ये गुणों का भी है प्रभाव, रूप का भी है, गुण का भी है। तो इस तरह से प्रतिबिंबन, अनुबिंबन, प्रत्यानुबिंबन प्रकाश का, और अगर इसमें भाव में आएंगे तो गुणों का और ताप का, ये सब होता ही रहता है। जैसे आग जलती है तो गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी जब पैदा होती है तो थोड़ी देर में मतलब अगल बगल की हवा भी गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? तो अभी विज्ञान के अनुसार यह है कि वो ताप का संचार उसमें हो जाता है। मध्यस्थ दर्शन बोलता है कि जब कोई चीज गर्म हुई है, मतलब आवेशित हुई है, तो सह अस्तित्व के कारण अगल बगल के सभी कण जो है उस आवेश को पचाने के लिए उस प्रतिबिंबन को स्वीकारने लगते हैं और वो भी आवेशित हो जाते हैं। तो ये जो सब जगह आवेश हुआ, इसके कारण वो आवेश को पच गया। ये सब चलता है, और आगे जब पढ़ेंगे हमें लगता है कि हालांकि इसी में आता है ज्यादा, सृष्टि दर्शन में, भौतिकवाद में और ज्यादा आएगा। जी जी भैया, हमें लगता है यहीं तक तो पढ़ा गया, आगे तक आगे की भी दोनों ये पढ़ लिए, तीनों अनुभूतियां ये भी पढ़ ली भैया, 3-4।
हाँ, तो मूल चेष्टा की इसमें बात आई है कि समस्त पदार्थ, हाँ, मूल चेष्टा के लिए निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है। मूल चेष्टा कहा जा रहा है कि पदार्थ के पारमाणविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा। जैसे परमाणु के अंदर जो अंश है वही संपृक्ततावश मूल चेष्टा उसमें देखने को मिलती है। बाबा जी ऐसा बोलते हैं, मतलब कि अंशों में मूल चेष्टा देखने को मिलती है, और उस मूल चेष्टा में जो एक उसके अंदर जो भीगेपन के कारण जो बल संपन्नता होती है वो चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में होती है। इसके कारण उसमें मूवमेंट होता है, उसके मूवमेंट के कारण उसके अंदर जो एक घूर्णन गति होती है, फिर जो दूसरे अंश है उनमें भी घूर्णन गति है, और इन दोनों की परस्परता में फिर एक वर्तुल गति होती है। इस ढंग से होते हुए फिर पारमाणविक स्वरूप में आ जाता है। तो अगर देखेंगे मूल चेष्टा कहाँ है, तो परमाणु के अंदर जो अंश है उनमें मूल चेष्टा पाई जाती है, और उसका वातावरण से का कोई प्रभाव उस पर नहीं है। इसीलिए हम अध्येताओं को जो अध्ययन कर रहे हैं उनका ये तर्क बनता है कि मूल चेष्टा सत्ता में संपृक्तता वश है, अतः सत्ता निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में है और उसमें ऊर्जित होने के कारण ही मूल चेष्टा है। जैसे मेरे में जो गति हो रही है, मेरे में जो संचालन हो रहा है, वो सत्ता में संपृक्तता वश डायरेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि मेरे शरीर की सभी कोशिकाएं सत्ता में संपृक्त हैं और मेरे सभी कोशिकाएं जो है परमाणुओं से बनी है, परमाणुएं सत्ता में संपृक्त हैं, उसके अंदर लगातार क्रिया चल रही है, और क्रिया का जो है वो कारण सह अस्तित्व है, व्यापक में संपृक्तता है, उसमें कारण अंशों में मूल चेष्टा है, अंशों में मूल चेष्टा के कारण परमाणविक स्थिति है, परमाणविक स्थिति के कारण आणविक स्थिति है, आणविक स्थिति के कारण कोशिकाओं का एक बनावट है, उसके कारण ये सब संचालित हो रहा है। तो जो मूल चेष्टा देखने को मिलती है वो परमाणु के अंदर अंशों में ही होती है। ये भैया जरा इसके पहले एक वो थे ना, भार आकर्षण से जो ये सूत्र है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? जी, जैसे हम कहते हैं कि ये 2 किलो सामान है, 2 किलोग्राम भार, वेट। तो वेट क्या चीज को बोलते हैं? जैसे धरती की तरफ कोई चीज दौड़ रही है उससे चिपकने के लिए, उससे मिलने के लिए, बीच में हम एक कोई चीज लगा दिए। अब लगा दिए तो क्या हो गया कि जो आकर्षित था वो वहां जाने के लिए, तो उसमें एक हमने बाधा लगा दिया, लेकिन उसमें फोर्स तो बना हुआ है ना, उसी फोर्स को हम मेजर कर लेते हैं, उसी को भार बोलते हैं। तो आकर्षण है तो भार है, आकर्षण नहीं है तो भार नहीं है। जैसे वही सामान चंद्रमा पे जाता है तो हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां उतना तगड़ा आकर्षण नहीं है। जितना धरती पे आकर्षण तेज है उतना उस सैटेलाइट पे आकर्षण उतना तेज नहीं है, 1/6 है, इसलिए वहां भार जो है वो कम हो जाता है। तो भार आकर्षण से ही है, और आकर्षण जो है वो परस्परता से है। परस्परता है तो ही आकर्षण है, नहीं तो कौन किसकी तरफ आकर्षित। फिर परस्परता जो है लघुता और गुरुता से है। कोई चीज गुरु है उसकी तरफ लघु का आकर्षण है। जैसे धरती पर धरती से बड़ा कोई ठोस पदार्थ नहीं है। इस धरती पर इस धरती से बड़ा कोई ठोस पदार्थ नहीं है, इसलिए समस्त ठोस धरती की तरफ ही आकर्षित है। समस्त ठोस धरती के लिए लघु है, ये गुरु है। इसी के अंदर, इसीलिए इसके अंदर गुरुत्व है, और गुरुत्व के कारण आकर्षण है, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहा गया। अब देखिए, नाम तो बाबा जी ने नहीं रखा था गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो गुरुता है, इसी तरह से आप पानी देखेंगे तो पानी क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे के, चूंकि पानी के कण ठोस हैं, तो वो ठोस के कारण वो आकर्षित होते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है धरती पे आकर के। जैसे ठोस क्या है, ठोस भी जो है वो ढलान की तरफ लुढ़कता हुआ जाता है, ऐसे पानी भी ढलान की तरफ लुढ़कता हुआ जाता है, और अंत में कहाँ जाने की उसकी स्थिति होती है? समस्त जो जल प्रवाह है धरती पे, उसकी गति किस तरफ है? चाहे धरती के अंदर हो चाहे बाहर हो, ऊपर हो, समस्त नदी नाले ये सब देखेंगे तो प्रवाह किस तरफ है? तो समुद्र की तरफ है, क्योंकि सबसे बड़ा जल संग्रह वही है। तो ऐसे करके देखेंगे गैसें ऊपर जाती हैं, उनमें भी ठोस पार्टिकल है, लेकिन जो उनका जो एक विरल माध्यम है
उनके अंदर जो दूरी ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो उनका जो गुरु है वो बदल गया है, वायुमंडल हो गया है। तो धुआं है, गैसें हैं, ये ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि वायुमंडल ऊपर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये परस्परता है, तो ये जो परस्परता है लघुता एवं गुरुता से है, लघुत्व एवं गुरुत्व रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाओं से है, रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से है, क्रिया है तभी सापेक्ष ऊर्जा है, ठीक है, क्रिया है तभी रचना है, क्रिया है तभी सापेक्ष ऊर्जा है, क्रिया पदार्थ से है और पदार्थ द्वारा ह्रास एवं विकास सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग एवं दुरुपयोग में सापेक्षित है। ये पूरा एक जो चक्र है वो पूरा हुआ बात कहने का। धनाकर्षण ऋणाकर्षण, इसमें शब्द आया धनाकर्षण मतलब, तो आकर्षण जिसको हम अट्रैक्शन बोलते हैं उसको धनाकर्षण बोल रहे हैं, जिसको हम रिपल्सन बोलते हैं उसको यहाँ ऋणाकर्षण बोलते हैं। लिख भी रहे हैं ना कि इकाइयां धनाकर्षण की स्थिति में किसी की ओर आकर्षित, ऋण आकर्षण की स्थिति में किसी को आकर्षित करती हैं और शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्र है। हाँ नहीं, यहाँ धनाकर्षण का मतलब, धनाकर्षण जो कह रहे हैं तो वो किसी की ओर आकर्षित होना, मतलब गुरु कोई पहचानना, उसकी ओर आकर्षित होना, ये धनाकर्षण है। ऋणाकर्षण यानी लघु को अपनी ओर आकर्षित करना, यह ऋणाकर्षण है। और जब आकर्षण कहीं नहीं रहता तो उसको शून्याकर्षण कह रहे हैं। जैसे धरती जो है, ये धरती पूरी तरह से शून्याकर्षण में स्थित है, जीवन शून्याकर्षण में, धरती अंतरिक्ष में शून्याकर्षण में है, उसी तरह से जीवन जो है वो शून्याकर्षण की स्थिति में है, इसलिए जीवन भी भार मुक्त है। धरती का भी अंतरिक्ष में कोई भार नहीं है, धरती का अंतरिक्ष में कोई भार इसीलिए नहीं है क्योंकि शून्याकर्षण में है, क्योंकि भार आकर्षण से होता है और आकर्षण है ही नहीं, इसलिए भार भी नहीं है। जीवन जब गठन पूर्ण हो जाता है तो वो भी शून्याकर्षण में हो जाता है, क्योंकि अब उसमें जो ये है अपना लेन देन है वो खत्म हो गया। लेन देन खत्म हो जाने से जो अणु रचना या मतलब जो ये अणु रचना या कंपाउंड बनना, ये सब क्रिया में वो भागीदारी अब नहीं करता, तो ये सब चीजें अब नहीं होती हैं, तो वो शून्याकर्षण में हो जाता है। तो इस तरह से आकर्षण को 3 प्रकार से पहचाना गया। गुरु की ओर आकर्षण धनाकर्षण, गुरु अपनी ओर आकर्षित करता है, ये ऋणाकर्षण, और आकर्षित होता ही नहीं, आकर्षण की क्रिया ही नहीं है, इसको शून्याकर्षण कहा गया है। और फिर आकर्षण को परिभाषित किया गया कि ये जो है वो परस्परता से होता है, ठीक है, और परस्परता जो है वो लघुता गुरुता से होता है, वो वाला जो नीचे जो बुलेट आया हुआ है जी। जो ये धरती शून्य आकर्षण में है तो फिर उसका सन से क्या कनेक्शन है, मतलब वो कैसे रहता है उनका प्रभाव एक दूसरे पर? तो वो भी तो फिर अट्रैक्शन ही है एक तरह से, जो वो धरती सूरज के और चारों तरफ घूम रही है। हाँ तो जा नहीं रही है ना उसकी तरफ। अच्छा ठीक है, घूमना एक अलग चीज है, जा तो नहीं रही है ना उसकी तरफ, उससे जाके चिपकने तो नहीं जा रही है, मतलब उससे मिलने का। जी। भैया शरण भैया, कल आप नहीं थे ना, तो एक मुद्दे पे कुछ चर्चा उठी थी लेकिन वो कुछ ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं रहा, तो आप अपने तरीके से भी थोड़ा सा इसको रखिए भैया हम सबके लिए। ये वाला सेंटेंस कल आया था परिभाषा के रूप में, गुरु मूल्यन किसको कह रहे हैं, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करें, इसको कैसे देखें। कल चर्चा हुई थी लेकिन कुछ मतलब ऐसे ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ था। हाँ तो गुरु मूल्यन का मतलब ये हो गया कि जैसे मानव के संदर्भ में देखेंगे तो मानव के संदर्भ में जो गुरु मूल्यन है तो सुविधा संग्रह ये लघु मूल्य है, और संबंध में तृप्ति पूर्वक जीना ये दीर्घकालीन परिणाम है, और जागृत होना समझ पूर्वक ये अपरिणामिता है। तो इस तरफ जो जागृति की तरफ सारा कुछ है वो गुरु मूल्यन की तरफ है,
और जो मतलब विकास की ओर जितना कुछ है वो गुरु मूल्यन की तरफ है, और जो ह्रास की ओर है वो मतलब वो फिर मतलब वो तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन की तरफ है। लघु मूल्य भी उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन लघु मूल्य कम से कम सुविधाओं में, देखिए सुविधाओं की भी आवश्यकता हमको है ही, लेकिन केवल तो वो भी लघु मूल्य है ही वो। लेकिन गुरु मूल्य जो है मानव का, गुरु मूल्यन की तरफ जो जाना है, वो तो संबंधों में तृप्ति यानी मूल्यों का निर्वाह, न्याय और जागृति। तो जागृति को अपरिणामिता बोल रहे हैं, और दीर्घकालीन परिणाम मतलब जो न्याय, धर्म, सत्य को समझ जाना, पहचान जाना, अनुभव संपन्न हो जाना, ये दीर्घकालीन परिणाम है। जागृत हो जाना और उसकी पूर्णता उसकी पूर्णता हो जाना, जागृति पूर्णता जिसको बोलते हैं, जिसको दिव्य मानव बोला गया, वो अपरिणामिता है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा बुलेट है ये योग को लेकर के है, योग को मिलन। लेके, और यहाँ से गुरु मूल्यन आया था। हाँ, तो योग जो है मिलन को योग संज्ञा है, तो समस्त अगर योग गुरु मूल्यन की ओर है, यहाँ पर कहीं गुरु मूल्यन आया भी होगा। हाँ, हाँ, ये ये है हाईलाइट उन्नति। की। जी, तो उन्नति जो है वो गुरु मूल्यन की ओर अथवा समाधान की ओर ही उन्नति है। तो एक्चुअली अगर हमारा मतलब जो मानव का मानव से के साथ जो मिलन है वो अगर उन्नति की ओर है, तो वो फिर वो उन्नति का मतलब जागृति की ओर है, तो फिर वो गुरु मूल्यन की ओर है, यानी समाधान की ओर है। तो हम आप मिलके और भी कुछ कर ही सकते हैं ना। हम आप मिलके कोई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री में काम करते हुए अगर हमें स्पष्ट है कि वो फैक्ट्री का काम जो है वो कर रहे हैं जिससे कि मानव को सुविधा उपलब्ध हो जाए, लेकिन हमारा जो है इससे काम नहीं चलेगा, और जिनके लिए हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं उनका भी केवल इसी से काम नहीं चलेगा, इनको जो है वो इसके साथ साथ समाधान के क्षेत्र में भी लगना ही पड़ेगा। मेरी दृष्टि में अगर ये है, तो फैक्ट्री चलाते हुए भी मेरी दृष्टि फैक्ट्री के उत्पादन को लेकर के, उसके वितरण को लेकर के, उसके साथ उसमें वैल्यू एडिशन जिसको बोलते हैं, तो वैल्यू एडिशन वो ज्ञान वाला रहेगा, तो फिर वो गुरु मूल्यन की ओर है, नहीं तो लघु मूल्यन की ओर ही रहेगा केवल फैक्ट्री चलाना। जैसे अभी वो जो दिनेश पटेल जी का जो समर्थ डायमंड का 2-3 जगह 4 जगह फैक्ट्रियां हैं, तो एक जगह वो कहीं फैक्ट्री ला रहे हैं, बहुत पहले कहीं जमीन 7 बीघे 8 बीघे लिए थे तो वहां ला रहे हैं। तो उनका कहना है कि उसमें एक साइड में फैक्ट्रियां रहेंगी और एक साइड में कुछ ऐसा हॉल बनाएंगे और 10-20 कमरे बनाएंगे और लैट्रिन बाथरूम किचन बनाएंगे, वहां शिविर भी चलेंगे और अन्य चीजें भी चलेंगी। तो उसका नाम क्या रखा जाए उस परिसर का, क्योंकि दोनों तरह का काम होगा, तो वो नाम के लिए हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या रखें। तो कुल मिला के वो दोनों काम साथ में चलेगा, तो फिर वो जो काम है वो गुरु मूल्यन की तरफ है, ठीक है। नहीं तो फिर लघु मूल्य। तो अभी हम बहुत सारे जो काम करते हैं तो देखेंगे वो लघु मूल्यन वाले ही हमारे मिलन है, हमारे योग है। मतलब हम आप भले न कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो मिलन है, जो योग है, वो चाहे एक है या सहवास है, किसी भी रूप में है, तो उसका जो उद्देश्य है कोई लघु मूल्य है। अगर वो उद्देश्य गुरु मूल्य हो जाता, जैसे हम सभी शाम को मिल रहे हैं 2:30 बजे शनिवार रविवार, कोई बंधन नहीं है, किसी के यहाँ इससे तनख्वाह नहीं कटने वाली है, किसी को कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है, किसी को कोई फायदा ऐसा नहीं होने वाला है उसका कोई सुविधा और अन्य चीजों का, फिर भी हम मिल रहे हैं, हम लोग मिल, तो ये मिलन गुरु मूल्यन की ओर है। बढ़िया हो गया भैया। एक आध पॉइंट और भी था ना भैया, सुनील भाई या विनीता दीदी, कल कुछ बात हो रही थी जो ऐसा लग रहा था कि कुछ और स्पष्ट हो जाती, तो आए हैं तो चरण भैया से वो ले लें, कुछ और भी कोई पॉइंट है कल के डिस्कशन में? तो यथार्थ और वास्तविकता के ऊपर भी चर्चा हुई थी कल। हाँ भैया, वो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। हाँ जी, ये विनीता दीदी ने प्रश्न रखा था कि इसको कैसे देखें। इसमें आया है, यहाँ पर ये इसमें आया है कि अलग से इसमें आया नहीं है, लेकिन वो शुरू में जो थे ना पेजेस, वहाँ पे था, उसमें आया हुआ था। जी जी, उसको ले ही जाता हूँ वहाँ पर। पॉइंट थोड़ी नंबर चर्चा वहाँ हुई थी। 9 बताया था, कल देखा था हमने। जी नमस्ते जी। नमस्ते। तो श्रवण भैया, हम दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ ठीक है।
तो वो तो हम आगे वो पेज देख लेंगे जहां भी होगा। तो यथार्थता, यथा अर्थ, यथार्थता का मतलब होता है यथा अर्थ। यथा मतलब मैं जैसा है स्क्रीन पे वैसा। ले भी आया भैया, ये 8 और 9 नंबर है, यथार्थ और वास्तविकता। ये मानव जी व्यवहार जी दर्शन में ही है शुरू में। हाँ हाँ, ये जो अपना जो मूल मूल तत्व है बिंदु, इसमें। हाँ मूल हम्म। तत्व। तो यथार्थता का मतलब होता है यथा अर्थ, जो चीज जैसा है उसको वैसा ही उसका अर्थ पहचानना, उसको यथार्थता बोलते हैं। तो इसमें जैसे ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ये यथार्थ है। ब्रह्म क्या है? ये व्यापक है। जीवन पुंज अनेक है। जीवन पुंज में तो अब अविभाज्य आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति मन। अब ये सब बात क्या हो रही है? अस्तित्व जैसा है उसको वैसा ही उसका अर्थ, माने वैसे ही उसके महत्व को जानना। अर्थ का मतलब महत्व को जानना, उसकी उपयोगिता को जानना। तो जैसा है वैसा को जानते हैं तो उसके वैसे ही अर्थ को हम जान पाते हैं। यथार्थता इसको बोलते हैं। वास्तविकता जो बोलते हैं, ये जो है जो वस्तु रूप में, मतलब वास्तविकता का मतलब जो रियलिटी है, जो जो वस्तु है, मूल वस्तु है। तो मूल वस्तु क्या है? तो जैसे बोलते नहीं है कि 5 लाइन में बाबा जी बोलते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व है, सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम है, सह अस्तित्व में विकास है, सह अस्तित्व में जागृति क्रम है, और सह अस्तित्व में जागृति है। इतना ही वास्तविकता है। अब जागृति किस में होगी? तो मानव में होगी। मानव क्या है? तो मानव जीवन प्लस शरीर है। जागृति किस में होगी? जीवन में होगी। शरीर की जरूरत क्यों है? शरीर के माध्यम से होगी। अब शरीर के माध्यम से होगी तो शरीर का होना जरूरी है। शरीर का होना जरूरी है तो शरीर का पोषण और शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। उसके लिए उसका आहार विहार जरूरी है। उसके लिए बाकी की 3 अवस्थाओं की आवश्यकता है, जीव अवस्था, प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था की। ये आवश्यकता है। अब ये सारी चीजें हैं, उपलब्ध है तो मानव है, जीवन है, जीवन को जागृत होना है। ये सब है किस रूप में? तो ये सत्ता में संपृक्त है। तो सत्ता में संपृक्त है, इसको सहअस्तित्व बोला। तो सहअस्तित्व है, उसमें विकास क्रम है, मतलब गठनशीलता है। विकास क्रम में 4 अवस्थाएं हमको दिख रही हैं। उसमें विकास भी है, यानी गठन पूर्ण भी है। अब जो विकास है वो किस लिए है? तो जागृति क्रम में है। किस लिए जागृति क्रम में? क्योंकि जागृति होनी है। ये वास्तविकता है। इतना ही वास्तविकता है। हम चाहे जितना सिर कूट लें, चाहे जितना घूम घाम लें, चक्कर मार लें, वास्तविकता इतना ही है। इसीलिए कह रहे हैं जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां समझदार मानो परंपरा हो जाए, यही वास्तविकता है। और सत्यता पे जब आते हैं तो एकदम आकर के पॉइंट हो जाता है, सह अस्तित्व ही सत्य है। बस एकदम से तो जो तो ये सिमटता कन्वर्ज हो गया। ये यथार्थता, जो चीज जैसा है उसको पहचाना जाए। तो क्या पहचाना गया कि 4 अवस्थाओं के रूप में हमारे आसपास प्रकृति है और मानव समाज है, और ये सारे के सारे जो है वही ये व्यापक है। व्यापक को ब्रह्म बोला, उसमें संपृक्त है सब कुछ। जीवन है, जीवन पुंज अनेक है, वो उसमें मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा अविभाज्य है। ये सब चीजें हैं। अब इसको और कन्वर्ज किया तो क्या निकल के आया? तो वास्तविकता पकड़ में आई कि वास्तविकता तो इतना ही है कि सह अस्तित्व है, उसमें विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है, और जागृति पूर्वक अभिव्यक्ति समझदार मानव परंपरा, यही वास्तविकता है। अब इसमें एकदम से सत्यता पे जाएंगे तो क्या है? तो सह अस्तित्व ही सत्य है। इस ढंग से ये तीनों पकड़ में आता है। जी भैया। तो भैया हम वास्तविकता का मतलब हो गया कि बेसिकली यथार्थता में ही वास्तविकता समाहित है। जी यही मतलब हुआ ना? जी जी, वही सिमटते जाना। यथार्थता का मतलब हमारे तरफ, मतलब आसपास जो कुछ भी है, मैं जो हूँ, मैं हूँ और शरीर है, प्रकृति है, ये सारी चीजें जो कुछ भी है, इनको उसके अर्थ के रूप में देख पाना। तो ये है तो अर्थ, मतलब सबका प्रयोजन है, सबकी उपयोगिता है, सबका महत्व है, उस रूप में देख रहे हैं तो यथार्थता है। अब इसमें हम मूल में पहुंचे कि वास्तविकता क्या है।
चीजें तो इतनी फैली हैं, पूरा संसार फैला हुआ है, अनंत अनंत जो है वो धरतियां हैं, ब्रह्मांड है, इसमें वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता वही 5 सूत्र पकड़ में आ गया। फिर बोले कि ठीक है, वास्तविकता रूप में 5 पकड़ में आ गया, ये जो वास्तविकता है इसके पीछे की सत्यता क्या है? तो सत्यता सह अस्तित्व ही है। नीचे 14वां पॉइंट सत्यता भी आया है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि है, प्रकृति ही नियति है, नियति ही व्यवस्था है, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति है, विकास एवं जागृति ही सृष्टि है। अब सत्यता जब पकड़ में आया तो ये पूरा का पूरा व्याख्यायित हो गया। तो इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि वास्तविकता मतलब बेसिक प्रिंसिपल है और यथार्था उसके मैनिफेस्टेशंस हैं, ऐसे बोल सकते हैं क्या? हाँ, वास्तविकता का मतलब प्रिंसिपल नहीं है, वास्तविकता का मतलब वस्तु है। अरे अच्छा, वास्तविकता को बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है जी। वास्तविकता का मतलब वही मूल वस्तु क्या है? तो मूल वस्तु यही है कि सह अस्तित्व है, उसमें विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है। जैसे अगर हम समझने जाएं तो अब जैसे कहा गया अपने हिंदू परंपरा में कि 84 लाख योनियां हैं, तो योनिया का मतलब 84 लाख जो है स्पेसीज, ऐसा कभी इसी जमाने में कोई पहचान लिया होगा। उसमें से भी फिर डिफाइन किया गया है। कोई हमको एक बता रहे थे, पुराने एक महात्मा मिले थे कि उसमें इतने तरह के जो है वनस्पतियां हैं, इतने तरह की जीव जंतु हैं और इतने तरह के जो है वो आदमी का है। तो इस तरह से गिन करके वो 84 लाख बताए। अब अगर समझना है तो क्या होगा, इन 84 लाख को फिर समझना पड़ेगा, तो शायद एक शरीर यात्रा में संभव ही नहीं है। तो एक्चुअली समझना ये नहीं है, समझना यह है कि वास्तविकता क्या है, यथार्थता क्या है, सत्यता क्या है। यहां जब आते हैं तो हमको समझने का कंटेंट पकड़ में आता है कि ये तो बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। सह अस्तित्व ही सत्य है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सत्य है, ये पकड़ में आया। संपृक्तता किस रूप में है? जो संपृक्त है वो क्या है? तो वो विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है। तो विकास क्रम विकास में क्या है? गठनशीलता है। विकास क्रम में पूरा गठनशीलता, उसी में सारी रचना क्रम है, चाहे 84 लाख हो चाहे 840 लाख हो, है तो उतना ही गठनशीलता में रचना है। फिर विकास है मतलब गठन पूर्ण भी है। अब गठन पूर्ण है तो किस स्वरूप में है? तो जागृति क्रम में है। किस लिए जागृति क्रम में है? जागृति उसका लक्ष्य है। ये पकड़ में आ गया इतना अध्ययन की वस्तु। अब यही फैला हुआ है जो उसको अर्थ के रूप में हम देख पा रहे हैं, उसको उपयोगिता के रूप में देख पा रहे हैं, अपने लिए उपयोग कर पा रहे हैं, सदुपयोग कर पा रहे हैं, प्रयोजन के रूप में उसको हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी सभी अपने अपने ढंग से विश्लेषण इसका कर ही सकते हैं। आप सभी, आपको जिस फ्रेम में आप में बैठता हो उस फ्रेम में आप बिठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, मतलब मैं जो व्यक्त हो रहा हूँ, मेरे फ्रेम में जैसा बैठा है वो व्यक्त हो रहा हूँ। यथार्थता लघु है, वास्तविकता गुरु है, ऐसा भी सोच सकते हैं। नहीं। हाँ, इसमें लघु गुरु जैसा नहीं है कुछ। सब जो है वो ज्ञान ही है, उसी की तरफ इशारा है। ठीक है। अभी उपयोगिता के अर्थ में देखेंगे तो यथार्थता है, क्योंकि अर्थ का मतलब उपयोग होता है, महत्व होता है। तो ये सारा किस लिए है? पेड़ पौधे किस लिए है? पदार्थ किस लिए है? जीव जंतु किस लिए है? मानव, मतलब अगर जीवन को जागृत होना था तो इतने सारे मानव की जरूरत क्या थी? 2-4 मानव आते रहते, जागृत होते रहते, इकट्ठे इतना 800 करोड़ आ गए धरती पे। तो ये सब तो उसको फिर पहचानना पड़ेगा कि क्यों है, उसका अर्थ क्या है, उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है। तो पता चला कि अखंड समाज रूप में ही मानव का जीवन है। मानव जो है वो सामाजिक इकाई है और न्यायिक इकाई है, इसलिए समाज की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए इतने सारे मानव शरीर की आवश्यकता है। तो ये सब पकड़ में आता है, तो हमको अर्थ पकड़ में आता है। अर्थ पकड़ में आता है, फिर हम पहुंचते हैं कि वास्तविकता क्या है इसमें। ये सब चीजें तो हैं, तब पकड़ में आता है कि गठनशील है, गठनपूर्ण है। जो गठनपूर्ण है वो क्रियापूर्ण, आचरणपूर्ण होना है, बस। अच्छा, ये इस सब का आधार क्या है? सत्य पकड़ने गए तो आधार तो सह अस्तित्व ही है। ऐसा मेरे में फ्रेम सेट हुआ है, आप अपना जैसे सेट कर सकते हो।
बढ़िया भैया। ठीक हो गया विनीता दीदी, वापस चलें चैप्टर 3 पे। जी जी जरूर भैया, हाँ जी। थैंक यू श्रवण भैया। हाँ जी, तो ये मूल चेष्टा वाला हो गया था हमारा ये। अब इससे आगे जो है ये, अच्छा इसी की वो स्पष्टीकरण है, विश्लेषण हो, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं फिर से भैया। कौन पढ़ेंगे? जी मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है दीदी। मूल चेष्टा के लिए निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है ही। मूल चेष्टा पदार्थ के परमाणुविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा संज्ञा है। किसी भी भूमि पर पूर्ण सृष्टि तभी संभव है जब वह अपने में आवश्यक संपूर्ण रस, उपरस एवं वायु से समृद्ध हो जाए। इस प्रकार से इस असीम अवकाश में अनंत भूमि अपनी प्रगति के अनुसार पूर्ण विकसित, अर्ध विकसित, अल्प विकसित एवं अविकसित अवस्था में है। रस, उपरस का प्रमाण रासायनिक क्रियाकलाप और वैभव के रूप में है। अविकसित सृष्टि पदार्थावस्था की सृष्टि है। समस्त मृद, पाषाण, मणि एवं धातु की गणना अविकसित सृष्टि में है। अल्प विकसित सृष्टि प्राणावस्था की सृष्टि है। समस्त वनस्पति प्राणावस्था की सृष्टि में सम्मिलित है। अर्ध विकसित सृष्टि जो जीव अवस्था की सृष्टि है। मानवेतर मानवेतर अंडज और पिंडज सृष्टि की गणना जीव अवस्था में है। ज्ञान अवस्था में शरीर रचना पूर्ण विकसित सृष्टि है। यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि अल्प विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि, अर्ध विकसित सृष्टि में अल्प विकसित और अविकसित तथा पूर्ण विकसित सृष्टि में अर्ध विकसित, अल्प विकसित तथा अविकसित सृष्टि समाहित है ही, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। फलतः उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि के गुण, स्वभाव और धर्म विलय रहते ही हैं। गुण सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है। सम, विषम, मध्यस्थ के रूप में पहचान होती है, यही प्रभाव है। एक से अधिक एकत्र होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे गुण की संज्ञा है। स्वभाव मौलिकता ही स्वभाव है। गुणों की उपयोगिता की स्वभाव संज्ञा है। धर्म धारणा ही धर्म है। सृष्टि का उपरोक्त वर्गीकरण कोश गठन भेद से है। कोश आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोश संज्ञा है। प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार संपदा ही कोश है। कोश का तात्पर्य संपन्नता से है। प्रेरणा संपन्नता का अर्थ है ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता व चुंबकीय बल संपन्नता। प्रेरणा संपन्नता ही प्राणमय कोश है। इसी प्रेरणा संपन्नता के आधार पर अंशों की परस्पर पहचान निश्चित दूरी में सॉरी मेरे गले में कुछ हो रहा है। अच्छा, कोई और पढ़ ले। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं दीदी, थैंक यू। तो दो ही लाइन है, मैं ही पढ़ देता हूँ, कोई नहीं। इसी प्रेरणा संपन्नता के आधार पर अंशों की परस्पर पहचान निश्चित दूरी में नियंत्रित रहकर परमाणु के रूप में प्रमाणित होता है। परमाणु में यह प्रवृत्ति ही प्राणमय कोश है। अनंत रचनाएं 5 कोशों के गठन भेद के अंतर्गत परिलक्षित होती है। इन 5 कोशों को क्रमशः प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश संज्ञा है।
इसके बाद में आगे की 2 अनुभूतियों में इसका विवरण है। पहले भैया ये बात कर लें, जितनी हो गई है, 1 डेढ़ पेज हो गया है तो नहीं तो ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ, इतना कर ले क्योंकि आगे इतना, वो हाँ फिर जी, कोर्स का अच्छा। हाँ जी। तो ये मूल चेष्टा से शुरू हुआ था और इतनी बात हमने करी है। शिल्पा दीदी वैसे तो भैया ठीक है ना, आपकी सिर्फ गला में खांसी सी आई हाँ है हाँ ना? जी, वो गला एकदम से कोई ड्राई हो कोई गया मेरा। ठीक हाँ है, ठीक ठीक है, है, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, श्रवण भैया। श्रवण भैया आप म्यूट हैं। जी भैया, हम्म तो इसमें मूल चेष्टा तो हो ही गया था और उसके हम्म बाद जो है वो सृष्टि की बात हुई है कि जैसे अगर देखें तो हम जिस धरती पर हैं ये पूर्ण विकसित सृष्टि है इस धरती पर, क्योंकि यहाँ ज्ञानावस्था भी है, जीवावस्था भी है और प्राणावस्था भी है और पदार्थावस्था भी है। तो इसलिए ये पूर्ण विकसित सृष्टि है और उस पूर्ण विकसित सृष्टि में 3 सृष्टि में पूरकता भी है, केवल मानव का अभी पूरक होना शेष है। और सृष्टि की तरफ से मानव की तरफ पूरकता है, लेकिन मानव का अन्य सृष्टि की तरफ अभी पूरकता प्रमाणित नहीं हुई है। इतना ही काम है। इसमें जो कह रहे हैं कि उच्च कोटि की जो सृष्टि होती है उसमें निम्न कोटि की सृष्टि के गुण स्वभाव धर्म होते ही है। तो ये हम लोग जब अगर देखें तो मानव अगर सुख धर्मी है तो जीने की आशा सहित सुख धर्मी है, और चूंकि मानव जीवन और शरीर भी है इसलिए मानव के शरीर में सम विषम क्रिया है, इसलिए मानव में जो है वो पुष्टि भी एक धर्म के रूप में है। और चूंकि पदार्थ अवस्था है तो जो परिणाम है मतलब जो अस्तित्व है, होना है, वो भी इसमें धर्म के रूप में देखा ही जाता है। उसी तरह से स्वभाव जो है वो भी मानव में पदार्थ अवस्था से लेकर के जीवावस्था के तक की भी स्वभाव पाए जाते हैं और मानव स्वभाव भी पाए जाते हैं। इसीलिए हम कभी मानव जैसे स्वभाव में जीते हुए दिख जाते हैं, कभी जीव जंतुओं जैसे स्वभाव में जीने में भी दिख जाते हैं, और कभी जो है वो सारक मारक मतलब पेड़ पौधों के। तो कुल मिला करके वो स्वभाव भी हमारे में समाहित ही है। अब डोमिनेट कौन सा होना है? मानव स्वभाव डोमिनेट होना, वो उसके लिए ही अध्ययन और अभ्यास है। तो गुण जो कहा जा रहा है, सापेक्ष शक्तियों को गुण कहा जाता है, मतलब परस्परता जरूरी है गुण को व्यक्त होने के लिए। जैसे मिर्चा का गुण है तीखा होना, तीखापन, लेकिन अब उसके अगर अब वो तीखा कब पता चलेगा? जब परस्परता आएगी, हमारी जीभ पे हम काटेंगे उसको, जीभ पे आएगा तब पता चलेगा उसका तीखापन। तो अगर परस्परता नहीं है तो फिर वो तीखापन और मीठापन और खट्टापन यह ही नहीं है। तो परस्परता में इसी तरह से मेरे में कोई गुण है तो मेरा अकेले में कोई व्यक्त नहीं होगा, मेरे साथ कोई दूसरा मानव होगा, जब उनके साथ व्यवहार होगा तो मेरा गुण व्यक्त होगा। ठीक है, तो परस्परता इसमें जरूरी है, इसीलिए इसको बोला सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है। और ये जो है एक से अधिक एकत्र होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। ये सम विषम मध्यस्थ 3 प्रकार से पाया जाता है। सम मतलब रचना की ओर, मतलब एक रचना की ओर जो गति है, और मतलब जो एक विकास की ओर जो गति है, और विषम मतलब जो ह्रास की ओर है, और मध्यस्थ मतलब जो बने रहने, जैसे समस्त अस्तित्व बना हुआ है, जिसको बोलते हैं ना अस्तित्व नित, अस्तित्व स्थिर है। अस्तित्व स्थिर है का मतलब है नहीं जैसा है वैसा ही कल भी रहेगा, वो बदलाव होगा रूप का, लेकिन अस्तित्व स्थिर है का मतलब नित्य है और निरंतर है, मतलब वो निरंतरता उसमें है, तो इसको स्थिरता बोल रहे हैं। तो ये मध्यस्थ गुण के कारण है। जैसे कार फैक्ट्री में बन गई और बनने के बाद वो पड़ी हुई है तो बहुत समय तुरंत ही विरचित नहीं होती है, आप यूज नहीं करते, धीरे धीरे करके एक समय के बाद विरचित भी हो जाती है। उसमें सम गुण है, विषम गुण है और बना भी हुआ है, मध्यस्थ गुण भी है। तो ये 3 प्रकार से गुणों को पहचाना गया। और स्वभाव यानी मौलिकता को स्वभाव बोलते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ अवस्था का स्वभाव जो है वो संगठन विघटन है, प्राण अवस्था का स्वभाव जो है वो सारक मारक के रूप में पहचाना, जीव अवस्था का स्वभाव जो है क्रूर अक्रूर के रूप में पहचाना, भ्रमित मानवस्था का स्वभाव भी क्रूर अक्रूर के रूप में होता है, जागृत मानवस्था का स्वभाव जो है वो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में होता है। और ये गुणों की ही उपयोगिता को यहाँ पे स्वभाव कहा गया। धर्म की बात कर ली गई थी कि धर्म मतलब जिससे जिसको अलग न किया जा सके, यानी जो जिसको धार लिया है, धारणा जिसको बोल रहे हैं वही धर्म है।
अब यहाँ तक सृष्टि का वर्णन किया गया है, मूल चेष्टा और उसके ऊपर जो सारा है। अब इसमें कोष गठन की बात आई है। पहले तो इस पे कोष गठन पे मानव व्यवहार दर्शन में 10-12 पेज थे, लेकिन बाद में कम हुए कि ये एक्चुअली कोष गठन जो है, ये मैं गीता प्रेस की एक किताब आती है विवेक चिंतामणि, उसमें पढ़ा था। और ये पता नहीं किस ऐतरेय ब्राह्मण में है या किस में है, मुझे एग्जैक्ट किताब का पता नहीं चल पा रहा है। किसी किताब में कोष गठन की बात आई हुई है, तो उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि जो कोष कहा गया है उसका मतलब क्या है। तो आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोष संज्ञा है, ठीक है, जो कि प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार संपदा है। जैसे मानवीय प्रवृत्ति क्या है, अगर मानवीय प्रवृत्ति को देखेंगे तो मानवीय प्रवृत्ति क्या है कि उसके अंदर इच्छा, विचार, आशा है, अभी संकल्प और अनुभव होना शेष है। ये उसकी प्रवृत्ति है। परावर्तन जब तक नहीं हुआ रहा है तब तक ये, तो परावर्तन नहीं हो रहा है तो ये पूरा का पूरा प्रत्यावर्तन जो हुआ है यही प्रवृत्ति है। फिर वो परावर्तन होता है तो वो जीने में आता है। प्रवृत्ति के अनुसार जीना होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसके लिए जो संपदा है उसी को कोष बोल रहे हैं। जैसे मान ले आपके पास कितना कोष है, उससे पहचाना जाता है, भाई इनके पास देखो 10 लाख रुपए है, तो ये कहा गया हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसको एक मतलब एक संपन्नता के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ जो ये सृष्टि है इसको इस संपन्नता के रूप में कैसे देखा जा रहा है उसकी बात की जा रही है। इसमें जो है प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष, ये अलग अलग अवस्थाओं में ये कैसे पाए जाते हैं उसकी चर्चा आगे होगी। जी ठीक है, तो अभी इनका सिर्फ नाम आया था। मुझे लग रहा है कि आगे की 2 अनुभूतियां पढ़ लेते हैं, थोड़ी डिटेल में ये कोष पे बात हो जाएगी, फिर जरूरत पड़ेगी तो ये पहले वाले पॉइंट्स को दोबारा भी थोड़ी सी, ये पहले 1-2 जो स्पष्टीकरण है इन पे भी बात कर लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा 2 अनुभूति पढ़ लें प्लीज। कौन पढ़ेंगे? भैया सॉरी, मेरा एक प्रश्न था कि जो कहते हैं कि गुरु मूल्य में लघु मूल समाया है, तो मानव, देव मानव, दिव्य मानव में पशु और राक्षस मानव तो नहीं समाया रहता होगा ना? मतलब एक बार समझ आ जाए तो वो चीज कैसे रहती है? जी मैं पूछ रही थी कि मानव, देव मानव और दिव्य मानव में एक बार जब समझ आ जाती है तो पशु मानव और राक्षस मानव तो नहीं समाया रहता होगा, मतलब वो तो खत्म ही हो जाती होंगी ना वो प्रवृत्तियां तो। जैसे हाँ, जैसे पिता बच्चे को डांटते हैं, ठीक है, तो पिता बच्चे को डांटते हैं तो एक आवेश में आते हैं, तो उसमें बच्चे के अंदर भी आवेश आता है लेकिन वो आवेश को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है, हालांकि उदाहरण सही नहीं बैठ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो जब जागृति हो जाती है तो उसमें वो सुप्त हो जाते हैं, इतना ही है। वो फिर मतलब वो प्रभावी नहीं होते। भैया ऐसा भी देख सकते हैं कि जो पशु मानव और राक्षस मानव की जो प्रवृत्तियां हैं, एक्चुअल में उनको मूल्य कहा ही ना जाए, उनको कहा मूल्य कह सकते हैं या नहीं कह सकते। शिल्पा दीदी इसको भी एक बार कंसिडर करके देख लें कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। अब क्रूरता जो है वो लघु मूल्य भी है कि नहीं है, ये भी पहले जांच लिया जाए। हाँ, एक्चुअली दीदी इस पे बोल रही होंगी कि उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि के सृष्टि के गुण, स्वभाव और धर्म विलय रहते ही है। जी भैया। तो हालांकि ये सृष्टि की बात की जा रही है। सृष्टि की बात मतलब मानव, मतलब ये 4 अवस्थाओं की बात की जा रही है, तो इसी के संदर्भ में दीदी कर रही हैं। इसमें अगर मानव की सृष्टि में 3 प्रकार के हैं, राक्षस मतलब 5 पंच कोटि हैं, तो उसमें जो सबसे ऊंची कोटि के होंगे, क्या उनके अंदर नीची कोटि वाले भी गुण स्वभाव समाये रहेंगे? हाँ जी भैया, यही पूछ रही थी मैं। जैसे अगर धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा किसी में आ गई है तो क्या उसके अंदर जो है वो क्रूरता भी होगी, ये कह रहे हैं।
जी संजू भैया। हम्म। सम विषम मध्यस्थ तीनों गुण होगा या मध्यस्थ ही बना रहेगा, इसको कह रहे हैं। ठीक है भैया। तो इसमें दीदी होने के रूप में होना, लेकिन वो अब जैसे वही होता है ना कि अगर हमको चीनी रखा है, चीनी भी हमेशा उपलब्ध है और रसगुल्ला भी हमेशा उपलब्ध है, तो हम तो रसगुल्ला खा रहे हैं ना, चीनी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, कभी देख ही नहीं रहे हैं। है व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है, लेकिन हम तो रसगुल्ला ही खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ उपलब्ध हैं वैरायटी में, तब हम चीनी रखा तो हुआ है वहां पे, तो ये वाली स्थिति हो जाती है, उसकी निरंतरता हो जाती है, तो इसकी तरफ कोई भी बिल्कुल ही सुप्त हो जाते हैं। जी भैया, धन्यवाद। ठीक है, अभी यहाँ से पढ़ ले। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़िए भैया। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश व मनोमय कोश जड़ संसार में तथा मनोमय कोश, आनंदमय कोश व विज्ञानमय कोश चैतन्य संसार में स्पष्ट अथवा प्रमाणित होते हैं। अन्नमय कोश ग्रहण और विसर्जन करने वाले अंग की अन्नमय कोश संज्ञा है। प्राणमय कोश प्रेरणा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाले अंग की प्राणमय कोश संज्ञा है। मनोमय कोश चयन करने वाले अथवा चुनाव करने वाले अंग की मनोमय कोश संज्ञा है। आनंदमय कोश सुख अथवा दुख को व्यक्त करने वाले अंग की आनंदमय कोश संज्ञा है। विज्ञानमय कोश विशेष ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंग की विज्ञानमय कोश संज्ञा है। कोश प्रकाशन भेद से सृष्टि में अवस्था भेद पाया जाता है। पदार्थ अवस्था की सृष्टि में अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का प्रकाशन है। इन दो कोशों की क्रियाएं समस्त पदार्थ अवस्था के मूल रूप परमाणुओं में पाई जाती हैं। प्रत्येक परमाणु सचेष्ट है, इसलिए इनमें प्रेरणा पाने वाला अंग सिद्ध है। इसके साथ ही परमाणु ह्रास एवं विकास से मुक्त नहीं है, जो कि ग्रहण विसर्जन का प्रतिफल है। अतः पदार्थ में अन्नमय कोश भी सिद्ध हुआ। अन्नमय कोश की क्रियाशीलता भी चेष्टा का ही फल है, अर्थात प्राणमय कोश में चेष्टित होने का फल ही है कि अन्नमय कोश की क्रिया भी संपादित होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का अविभाज्य संबंध है। थैंक यू। यहाँ भी कुछ हो रहा है। प्राणावस्था की सृष्टि में, सॉरी ऊपर एक लाइन रहेगी। प्राणावस्था की सृष्टि में 3 कोशों का प्रकाशन है। यह है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। वनस्पतियों में पदार्थावस्था की सृष्टि की अपेक्षा चयनवादी क्रिया विशेष है, जो मनोमय कोश की क्रिया है। यह इससे स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि पर स्थित विभिन्न वनस्पतियां अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकीय तत्वों एवं रसों को ग्रहण करते हुए पुष्ट होती देखी जाती हैं। जीवावस्था व भ्रमित ज्ञानावस्था में 4 कोशों की क्रिया स्पष्ट है। यह है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश एवं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का विकास ही चैतन्यता का कारण है तथा इसी चैतन्यता के कारण जीवावस्था में सुख और दुख का प्रकाशन है। इसके कारण ही जीवावस्था की इकाई को विषयों, आहार, निद्रा, भय और मैथुन का सेवन करने का अधिकार है। जागृत मानव में 5 कोशों का प्रकाशन है। इन 5 कोशों की क्रियाशीलता व अभिव्यक्ति मानव में है।
यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश का जागृत होना ही ज्ञान, विज्ञान और विवेक के रूप में विशेष ज्ञान का कारण है। विवेक और विज्ञान द्वारा ही दुख के कारण और निवारण की समझ विकसित होती है, जिससे ही सुख, शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति संभव है। यहाँ कोश का भैया पूरा हो रहा है, तो या तो हाँ इतने की यार, चर्चा कर लो। हाँ हाँ यहीं पे रुकेंगे भैया। थैंक यू जी रजत भैया, भाई। जी भैया। तो हमें लगता है कि ये तो सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि 5 प्रकार के कोश होते हैं, मतलब जो संपदा होती है जिसके कारण वो उसका सारा का सारा जो व्यवहार और आचरण और चीजें जिससे हम पहचानते हैं, तो उसमें अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये 3 जो है जड़ में पाए जाते हैं। जड़ मतलब पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में पाए जाते हैं। तो उसमें जैसे हम पदार्थ अवस्था में देखते हैं तो परमाणु सचेष्ट है। सचेष्ट का मतलब उनके अंदर चेष्टा होती है। तो चेष्टा होने का मतलब ये होता है कि प्रेरित है वो, यानी प्रेरणा स्वीकार रहे हैं या अस्वीकार रहे हैं। तो इस हिसाब से उनमें प्राणमय कोश तो पाया जाता है। और उनमें ग्रहण और अन्न का मतलब, अन्न जैसे हम खाते हैं और निकलता है, खाते हैं निकलता, अन्न का मतलब हुआ कि आना जाना। तो पदार्थ अवस्था में क्या है कि आना जाना भी है, अंशों का आदान प्रदान भी देखा गया। इसका मतलब उनमें अन्नमय कोश है और प्राणमय कोश भी है। जब प्राणावस्था में आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वो चयन भी करते हैं। मतलब उसी मिट्टी में नीम का पेड़ लगा दीजिए, आम का अगल बगल लगा दीजिए, तो नीम भी अपने अनुसार चीजों को ग्रहण करता है, आम अपने अनुसार करता है, हवा में से भी चीजों को ग्रहण करता है। तो मनोमय कोश भी पाया जाता है, क्योंकि चयन की क्रिया वहां पर देखी जा रही है। जीवावस्था में आते हैं तो उनमें एक आनंदमय कोश बढ़ जाता है, जिसके कारण ही वो अच्छा लगना और बुरा लगना, ये प्रवृत्ति देखी जाती है। जीव अवस्था जिस तरह से आहार निद्रा भय मैथुन को भोगने का जो उसको अधिकार प्राप्त यहाँ पे लिख रहे हैं कि सेवन करने का अधिकार है, क्योंकि क्योंकि आनंदमय कोश है उसमें। ठीक है। और ये जो है ये अब ये जीवन के अंदर हो गया, चैतन्य में हो गया। जो भ्रमित मानव है उसमें भी आनंदमय कोश तक ही सक्रिय है। अभी तक जो भी भ्रम की अवस्था में आहार निद्रा भय मैथुन को ही विषय मान के जी रहे हैं, इसका मतलब आनंदमय कोश तक ही सक्रिय है। अभी जो विज्ञानमय कोश है उसका संचालित होना, उसका जागृत होना अभी बाकी है। विज्ञानमय कोश का जागृत होने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान, विज्ञान, विवेक संपन्नता, ठीक है, यही ज्ञान का कारण है। और हम विवेक विज्ञान द्वारा ही दुख के कारण और निवारण को समझ विकसित होती है और सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति संभव है। यानी समझदारी की तरफ जो है वो बढ़ जाए, इसके लिए विज्ञान में कोश की आवश्यकता है। तो इस ढंग से इस कोश गठन को इतने ही पार्ट में हमें लगता है लिखा भी इतने, पहले तो बड़ा कठिन लिखा गया था, बाद में बाबा जी ने इसको काफी सरलता में एक क्रम में और केवल 1.5 पेज में इसको कर दिया। तो इतने में हमें लगता है सभी को इसकी स्पष्टता हो जा रही होगी। जी जी भैया। सॉरी, आप नहीं आप बोलिए शिल्पा जी। नहीं, मैं पूछ रही थी कि इसमें जो अंग वर्ड है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब जैसे उसके करने वाले अंग की, मतलब वो क्या? क्रिया की। अच्छा, जी इसीलिए बोल रहे हैं कि जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश है ये जड़ संसार में, और मनोमय कोश है जड़ संसार में। ठीक है। और जो ये आनंदमय और विज्ञानमय कोश है चैतन्य संसार में, मतलब ये जीवन में, फिर जीवन के अंदर इस कोश को देख सकते हैं, जो तो क्रिया है कोश, उसमें। जी, जो कोश है वो किधर मतलब किस तरफ इंगित कर रहे हैं, मतलब दिस इज और स्वभाव, धर्म, या कोई क्रिया है, या ये एक्चुअली ये रूप? सारा का सारा ड्राइविंग फोर्स को इंगित कर रहे हैं। जो हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी जो निधि है उसको कोश के रूप में कह रहे हैं। तो पदार्थ अवस्था का ड्राइविंग फोर्स, प्राण अवस्था का ड्राइविंग फोर्स, जीव अवस्था का और ज्ञान अवस्था का। तो इसमें जो है वो निधि के रूप में जो है, जो पूंजी के रूप में है, उसको कोश कहा जा रहा है।
जी जी। वेदांत में इसका काफी बर्डन है, तो चूंकि बाबा जी वेदांती थे तो वो इसको यहाँ लेकर के आए और इसकी भी व्याख्या मध्य दर्शन की रोशनी में उन्होंने सीधे तर्कपूर्ण ढंग से किया है। इसके बाद भैया दर्शन की जितनी भी पुस्तकें पढ़े और ये मानव व्यवहार दर्शन भी बाकी आगे के हम पेजेस पढ़ेंगे तो इसका वर्णन शायद दोबारा कहीं पर भी नहीं आ रहा भैया इसका नहीं रेफरेंस, आएगा। जी जी नहीं आएगा। ठीक है। तो अपने रेफरेंस पे बना रहे कि यहाँ पर पढ़ा था, है ना, जितनी स्पष्टता अभी बनती है ठीक है, बाकी देख लिया जाए धीरे धीरे चल के आगे, कोई ऐसी बात। इसका विशद वर्णन किसी को पढ़ना होगा अपनी इच्छा से तो गीता प्रेस की किताब आती है विवेक चिंतामणि, उसमें पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी पीडीएफ भी उपलब्ध होगा इसका। लेकिन भैया पता नहीं वहां पर जो लिखा होगा वो इससे मैच करता होगा या वो फिर कहीं और कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इस चीज का ध्यान रखा जाए। हाँ मेरा क्या था ना कि मध्यस्थ दर्शन के साथ भी चूंकि पहले से भी अभ्यास था पढ़ने का और उसके बाद भी साथ में अभ्यास किए, क्योंकि उसके आधार पे भी तर्क करने पड़ते थे शुरू में बहुत ज्यादा लोगों के साथ। जी ठीक है, आगे बढ़ें क्या फिर? अगर प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ से शुरू करते हैं, कौन पढ़ेंगे? मैं बोलूं? हाँ पढ़िए। चारों अवस्थाओं की सृष्टि की अपनी विशेषताएं हैं तथा विशिष्टताएं रूप, गुण, स्वभाव और धर्म से संबंधित हैं। रूप: चारों अवस्थाओं की सृष्टि के रूप का निर्धारण आकार, आयतन और घनता के भेद से है। गुण: चारों अवस्थाओं में गुण सम, विषम अथवा मध्यस्थ के भेद से है। सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है अथवा एक से अधिक एकत्र होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे गुण संज्ञा है। सम: सृजन क्रिया में सहायक गुण को सम संज्ञा है। विषम: विसर्जन क्रिया में सहायक गुण को विषम संज्ञा है। मध्यस्थ: विभव क्रिया में सहायक गुण को मध्यस्थ संज्ञा है। यह तीनों सृजन, विसर्जन अथवा विभव की क्रिया ऊर्जामय है। स्वभाव: पदार्थ में संगठन विघटन क्रियाएं तथा विघटन संगठन क्रियाएं व उनकी निरंतरता स्वभाव है। प्राणावस्था में सारक अथवा मारक या सारक मारक क्रिया की निरंतरता स्वभाव है। जीवावस्था में क्रूर अक्रूर स्वभाव है। ज्ञानावस्था में धीरता, वीरता और उदारता, दया, कृपा व करुणा स्वभाव है। धर्म: पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म है। प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है। जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा धर्म है। ज्ञानावस्था में अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा सहित सुख ही धर्म है। यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि समाहित रहती है। समस्त पदार्थ संगठन, विघटन एवं विघटन संगठन क्रिया में अविरत गति से व्यस्त रहते हुए भौतिक अथवा रासायनिक परिणाम को प्राप्त होते हैं। प्राणावस्था की समस्त इकाइयां पदार्थावस्था की सभी क्रियाओं सहित सप्राण, निष्प्राण, आरोह अथवा अवरोह क्रिया में अवस्थित होकर अथवा सारक मारक स्वभाव सहित क्रिया में अभिव्यक्त हैं। सारक: प्राण पोषक वनस्पति की सारक संज्ञा है। मारक: प्राण कोशक वनस्पति की मारक संज्ञा है। जीवावस्था की संपूर्ण शरीर रचना में पदार्थावस्था तथा प्राणावस्था की क्रियाएं समाहित हैं। यही उद्भव, विभव एवं प्रलय के रूप में स्पष्ट हैं।
जीवावस्था में जीवन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन युक्त विषयों में आसक्त होकर रत है। जीवावस्था का स्वभाव क्रूर अक्रूर है। यहाँ रुक ज्ञानावस्था, जाते हैं, रुक जाते हैं यहाँ पर हाँ थोड़ा जी, सा। ठीक। थैंक यू। जी जी भैया। तो हाँ, तो ये तो हमें लगता है कई बार चर्चा जो हो चुकी है, रूप गुण स्वभाव धर्म की चर्चा हो रही है इसमें। तो इसमें कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, क्योंकि पूरी चर्चा रूप गुण स्वभाव धर्म को ही लेकर के है इतने में। चारों सारक और अवस्थाओं के। हाँ, सारक और मारक समझ में नहीं आया, दोनों की परिभाषा एक जैसी लग रही है। जी, प्राण का मतलब ये हुआ कि जो जहाँ प्राण है, मतलब जहाँ पर श्वसन क्रिया है, तो श्वसन क्रिया कोशिकाओं में है। तो जो कोशिकाओं का पोषण करते हैं, बनाए रखते हैं, उसको पुष्ट करने वाली क्रिया है, उसको सारक बोलते हैं। और जो कोशिकाओं को नष्ट करने वाली जो स्वभाव है, उसको मारक बोलते हैं। ओके, पोषक एंड शोषक। ओके जी। जो ये यहाँ पर है सप्राण, निष्प्राण, आरोह अथवा अवरोह, ये क्या होता है? प्राणावस्था की समस्त इकाइयां पदार्थावस्था की सभी क्रियाओं सहित सप्राण, निष्प्राण, आरोह तथा अवरोह क्रिया में अवस्थित होकर अथवा सारक मारक स्वभाव सहित क्रिया में विव्यक्त है। तो प्राणावस्था की जो इकाइयां हैं, उनके अंदर पदार्थावस्था की भी सभी क्रियाएं होती ही हैं। मतलब उनके अंदर भी जो पारमाणविक स्थिति में जो क्रियाएं हैं, वो होता ही रहता है। मतलब सप्राण है तो प्राणावस्था में है वो, और निष्प्राण है तो फिर पदार्थावस्था में है। सप्राण का मतलब जब उनमें श्वसन क्रिया हो रही है, यानी सेल के रूप में है। निष्प्राण का मतलब जब सेल के रूप में नहीं है, मतलब उनके अंदर जैसे बीज को आप देखेंगे तो बीज जो है वो निष्प्राण है, लेकिन जब एक अनुकूलता आती है और उसके अंदर अंकुरण हो जाता है और उसके अंदर कोशिका बन जाती है, तो सप्राण हो जाता है। आरोह का मतलब उसका बढ़ना, और रोह का मतलब होता है खत्म होना, और रोह का मतलब डिक्लाइन जिसको बोलते हैं ना। जी भैया, डिक्लिनेशन। धन्यवाद। तो अगर कोई प्रश्न ना हो तो एक पेज ही बच रहा है, इसको पढ़ लिया जाए। इस चैप्टर का एक ही पेज बच रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये रूप गुण स्वभाव धर्म की, जैसे शरण भैया ने भी कहा, बात तो पहले बहुत हो चुकी है, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको बेशक बाद में भी बार बार पढ़ा जाए। ये वाला सेक्शन जो है, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी आगे चलते हुए, तो इसको मतलब क्लियर रखा जाए अपने में। ये स्वभाव क्या कह रहे हैं, धर्म क्या कह रहे हैं, चारों अवस्थाओं का धर्म हमारी स्पष्टता बन गया है, अभी नहीं बना है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जाए। और अभी आगे का भी एक पेज पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे? हाँ स्वभाव जी। की एक परिभाषा स्वीकृत भाव भी है। ठीक है, तो अभी मानव जिस भाव में जी रहा है, वो स्वीकृत भाव मानव का है ही नहीं। जब वो दीनता, क्रूरता में जी रहा है, तो ये उसका स्वभाव नहीं है, मतलब ये इसको स्वीकृत ही नहीं होता।
आप में से, हम में से किसी को दीनता स्वीकार नहीं है, हीनता स्वीकार नहीं है, क्रूरता स्वीकार नहीं है। लेकिन वही जब हम धीरता देखें तो हमको स्वीकार है, वीरता स्वीकार है, उदारता स्वीकार है, दया कृपा करुणा ये सब स्वीकार है, स्वीकृत भाव है। तो हर अवस्था में जो स्वीकृत भाव है उसी को स्वभाव बोल रहे हैं। बढ़िया भैया। ठीक है, यहाँ से लेकर के एक पेज है, जैसे शरण भैया कह रहे हैं पढ़ लें तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेता हूँ भैया। ज्ञान अवस्था की इकाइयों को ऊपर वर्णित तीनों अवस्थाओं में क्रिया, स्वभाव, विषय तथा दृष्टि सहित वित्तेषणा, पुत्तेषणा एवं लोकेषणा से युक्त व्यवहार करते हुए धीरता, वीरता एवं उदारता पूर्ण आचरण के द्वारा ज्ञान, विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन और प्रयोग का अवसर प्राप्त है, जिसकी परिणति पूर्णता व अपूर्णता के आधार पर ही मानवीय या अमानवीय दृष्टि है। धीरता, न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। वीरता, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपनी बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों का नियोजन करने की प्रवृत्ति ही वीरता है। उदारता, अपनी सुख सुविधाओं को अर्थात तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति ही उदारता है। ज्ञान, विवेक एवं विज्ञान के अध्ययन एवं प्रयोग क्रम में ही मानव भ्रांत, भ्रांताभ्रांत तथा निभ्रांत स्थिति में स्पष्ट होता है। सृष्टि में क्रिया अनंत है एवं व्यापक सत्ता में संपूर्ण सृष्टि संप्रक्त है। प्रेरित होने के फलस्वरूप ही समस्त पदार्थ श्रम में रत है। श्रम के बिना कार्यकलाप फल परिणाम में ह्रास एवं विकास सिद्ध नहीं होता। इसलिए प्राणावस्था प्लस श्रम, प्राणावस्था प्लस श्रम, जीवावस्था प्लस श्रम, भ्रमित ज्ञानावस्था प्लस श्रम, विश्राम अर्थात सस्तित्व में अनुभूति। श्रम का तात्पर्य अधिक उन्नत अर्थात यथास्थिति से अधिक उन्नत यथास्थिति से है। ऐसी यथास्थिति विकास क्रम जो कि भौतिक रासायनिक वस्तुओं के रूप में है। विकास चैतन्य पद अथवा जीवन पद के रूप में अध्ययन सुलभ है। ऐसे जीवन जागृति क्रम जागृति के रूप में अध्ययन बोध व अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य का अर्थ व्यवहार परंपरा में प्रमाणित होने से है। श्रम के शोभ के बराबर ही विश्राम की तृषा है, क्योंकि ज्ञानावस्था में समस्त श्रम विश्राम सहज गंतव्य यथास्थिति और उसकी निरंतरता के लिए है। सर्व शुभ हो। बढ़िया भैया, थैंक यू। जी भैया, तो इसमें तो यह आ गया कि जो ज्ञानावस्था की इकाइयां हैं उनको जो है बाकी की जो 3 अवस्थाएं हैं उनके क्रिया, स्वभाव, विषय, दृष्टि सहित वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा युक्त व्यवहार करते हुए धीरता, वीरता, उदारता पूर्ण आचरण का मतलब ये सब चीजों का उसको अवसर प्राप्त है ज्ञानावस्था को, क्योंकि बाकी की 3 अवस्थाओं का भी उसके पास क्रिया, स्वभाव, विषय, दृष्टि है। अब इसको जो है ऐषणाओं के अर्थ में इसको लगा करके और अपने स्वभाव में जीतते हुए ज्ञान, विवेक और विज्ञान का अध्ययन और प्रयोग करने का अवसर केवल ज्ञानावस्था को प्राप्त है। अब इसमें धीरता, वीरता, उदारता की परिभाषा भी है कि न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। तो मतलब धीरता मेरे अंदर जो धैर्य आएगा वो किसके प्रति, धैर्य से इसको जोड़ सकते हैं आप, जो आएगा तो किसके प्रति आएगा, न्याय के प्रति ही आएगा पहला। और ऐसा दूसरों को भी हो जाए इसके लिए हमारे अंदर जो एक प्रवृत्ति जगती है अंदर अंदर वो वीरता है। फिर हम इसके लिए अपने तन मन धन लगा देते हैं, ये उदारता है।
हेलो। हाँ जी भैया, क्लियर है। हाँ, एक कॉल आ गई थी जी। तो फिर जो है इसमें जब हम ये देखते हैं कि तो इससे होता क्या है, ज्ञान विवेक विज्ञान के अध्ययन से, तो हम भ्रांत से भ्रांता भ्रांत और फिर निर्भ्रांत स्थिति में पहुंच जाते हैं। भ्रांत स्थिति मतलब जो नासमझी की स्थिति है। भ्रांता भ्रांत मतलब सही समझ में आ गया है और अब हम गलतियों की समीक्षा कर पा रहे हैं। सही समझ में आ गया है और अब हम गलतियों की समीक्षा कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं भ्रांता भ्रांत। नहीं तो हम गलतियों को ही सही मान के जीते रहते हैं भ्रांत की स्थिति में। फिर निर्भ्रांत का मतलब जागृत हो गए हैं। तो ये ज्ञान विवेक विज्ञान के अध्ययन और प्रयोग क्रम में ये होता ही है। फिर ये नीचे जो है वो पदार्थ अवस्था और श्रम चला तो प्राणावस्था, इसको जो सृष्टि में जो विकास हुआ ऐसे हुआ। फिर प्राणावस्था और उसमें श्रम हुआ। प्राणावस्था में जो भी कोशिकाएं थी वो सड़ी गली गिरी, उनमें जो श्रम हुआ उससे जीवावस्था और श्रम, उसमें भ्रमित ज्ञानावस्था, मतलब शरीर मानव का मिल गया लेकिन जीवन जो है वो जीवों जैसा ही जी रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन में ही जी रहा है, उसको भ्रमित ज्ञानावस्था बोलते हैं। कि मानव शरीर तो बन गया, मानव शरीर को जीवन चलाने लगा लेकिन जीवो जैसा ही रहा है। फिर अब इसमें श्रम जो चलेगा तो अध्ययन का ही चलेगा, गुणात्मक परिवर्तन के लिए चलेगा, जो हम लोग कर रहे हैं। उससे जो है विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे या सह-अस्तित्व में अनुभूति की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ जो श्रम का जो मतलब जो मानव के अंदर जो श्रम का जो परिणाम आना है वो मानसिक श्रम का ही परिणाम आना है। श्रम के बाद जो क्षोभ आता है उससे जो है विश्राम की और प्यास बनती है। जी इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये वाले जो पहले 3 पॉइंट्स में लिखा गया, ये वाला श्रम जो है ये प्रकृति ने अपने आप किया है ना? जैसे कि इसी धरती पे ऐसा कुछ मान सकते हैं कि काफी समय पहले जैसे दूसरे ग्रह हैं वैसे यहाँ पर भी सिर्फ पदार्थ ही रहा होगा, पेड़ पौधे भी नहीं होंगे। जैसे मंगल ग्रह पे और दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ पदार्थ अवस्था है। तो फिर प्रकृति का ही श्रम हुआ और पेड़ पौधे बने। फिर वो पेड़ पौधे बन गए और फिर प्रकृति का श्रम हुआ तो तीसरी अवस्था बनी जिसको जीवावस्था कह रहे हैं। फिर उस जीवावस्था का साथ भी प्रकृति का ही श्रम हुआ तो मानव प्रकट हुआ इस धरती पे। तो यहाँ तक सारा का सारा श्रम प्रकृति का है। अब मानव प्रकट होने के बाद में श्रम जो है वो मानव को करना है विश्राम के लिए, सुखी होने के लिए, और वो जो है वो सह-अस्तित्व में अनुभव करके ये जो समझ के तभी सुखी होगा। ये वाला अगर श्रम नहीं किया मानव ने, जो कि हम देख ही सकते हैं कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो ये जो करोड़ों साल की पूरी प्रकृति की मेहनत है ये खराब हो रही है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक लग रहा है इतना रजत भाई? जी भैया। थोड़ा रिकॉल कर देंगे गंतव्य क्या है, मेरे को अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा। इधर आया गंतव्य सबसे लास्ट सेंटेंस में गंतव्य यथास्थिति और उसकी निरंतरता। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, लक्ष्य। जैसे समाधान ही विश्राम है और प्रमाणित होना जागृति ही गंतव्य है। यहाँ जो विश्राम कहा जा रहा समाधान को कहा जा रहा, समाधान ही विश्राम है। संपूर्ण समाधान होना ही विश्राम की स्थिति है, पूर्ण विश्राम की स्थिति है। और फिर आचरण पूर्णता के बाद जो जागृति होती है वही गंतव्य है। जी भैया। जी सर भैया एक क्वेश्चन मुझे 2-3 दिन से परेशान कर रहा था और मैं सोचती हूँ पूछ ही लेती हूँ। जैसे कहते हैं कि संबंध तो है ही, बस पहचानना है, या सब कुछ सृष्टि में है ही, उसको समझदारी से या अनुभव करना है या
उसको पहचानना है हमें। तो क्या जीवन में भी समझ है, सिर्फ श्रम करके उसको जानना है, या जीवन में श्रम नहीं है, जीवन अलग अलग स्तरों पे है? मैं बाद वाली 2 लाइन सुन नहीं पाया, आपकी आवाज स्पष्ट हमारे तक आई नहीं जी। नहीं श्रवण भैया, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोग अभी मैं समझी ये बात कि संबंध तो है ही, बस पहचानना है। तो जी। सृष्टि में सब कुछ है, सह अस्तित्व में ही है, आदमी को अपनी समझ से उसको पहचानना है और अनुभव की स्थिति तक जाना है। पर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे संबंध है ही, सृष्टि में सह अस्तित्व है ही, क्या वैसे ही जीवन में भी समझ है ही, और केवल आदमी को समझना है, उसको अनुभव करना है? या जीवन, हम सबके जीवन अलग अलग उस पे होंगे, क्योंकि जीवन की गठन पूर्णता जैसे बताती है कि जीवन एक सा है, तो जीवन की जागृति क्रम अलग अलग है, या जीवन अपने में पूर्णता जागृत ही है, आपको उसको समझना है उस चीज? ये मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ। हाँ, तो व्यवस्था के रूप में, पोटेंशियल के रूप में सब कुछ उसमें ही है। समझना का मतलब ही है ध्यान देना, ध्यान चला जाना। तो ध्यान चला जाने से अपने अंदर ही समझ जो है उद्घाटित होती है। तो मेरे अंदर ही है, और उल्टा मुंह करके जो बैठा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना बुद्धि भ्रमित है। बुद्धि भ्रमित का मतलब क्या है? आत्मा को देख ही नहीं पा रही है। बुद्धि भ्रमित नहीं होती। भ्रमित का मतलब ऐसा नहीं बुद्धि जो है वो डगमगाई हुई है और कभी ये कभी वो। तो बुद्धि तो कभी ऐसा, बुद्धि तो बहुत उच्च स्तर की फैकल्टी है। भ्रमित का मतलब वो घूमी हुई है, आत्मा को देख ही नहीं पा रही है। तो वैसे ही जीवन के अंदर जो कुछ भी सच्चाइयां हैं वो व्यवस्था के रूप में हैं। जैसे मुझे मेरा शादी मतलब मेरी शादी तय हो रही थी, देखिए थोड़ी मेरे ससुर जी हिंदी के लेक्चरर थे। शादी देखने के लिए हमारे घर आए थे, तो हमारे पिताजी से बातचीत हुआ। तो जब जाने लगे तो बोले कि भाई शुक्ला जी आप क्या कहते हैं? तो पिताजी ने कहा कि देखिए शादी वादी तो दुबे जी आपके बहुत मेहनत से और किसी से तय नहीं होता है, जहां लिखा होता है तय हो जाता है। तो हमारे ससुर जी ने कहा वो बात तो सही है कि जहां लिखा होता है वहां शादी तय हो जाता है, लेकिन कहाँ लिखा है ये जानने के लिए पन्ना तो पलटना पड़ता है ना। तो वही चीजें हैं कि हम लोग पन्ना पलट रहे हैं, ठीक है। तो अंदर है ज्ञान, व्यवस्था के रूप में है, लेकिन ध्यान हमारा नहीं है। समस्त शिक्षा, समस्त अध्ययन क्या है? ध्यान जाना ही है और कुछ नहीं है। बढ़िया। तो वो पन्ना हम लोग पलटना ही है। तो जैसे जैसे हम बाहर का पेज पलटते हैं, वैसे ही मेरे अंदर के पेज पलटी होते हैं, और उसमें हमको सच्चाई दिखती रहती है। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू भैया। और जो कहा जाता है ना संस्कार परिमार्जन जितना हो गया वो बना ही रहता है, तो वो भी वो और तीव्रता, आप पन्ना 2 पलटेंगे और वो 5 का आपको ध्यान चला जाएगा। इतना ही होता है कि आपके अंदर और तीव्रता आ जाती है, गति फास्ट होगी, जिसका थोड़ा संस्कार परिमार्जन होगा, आपका ये कहना। जी। थैंक यू भैया, धन्यवाद। श्रवण भैया, अभी दीदी ने जो प्रश्न पूछा उसमें से एक प्रश्न और निकल के आया, वो ये आया कि जीवन परमाणु जो है वो एक ही है या भिन्न भिन्न है? जितने जितने जीवन, जितने शरीर हैं उतने हैं? हाँ, सब जीवन अलग अलग है। मेरा जीवन परमाणु, मैं अलग जीवन परमाणु हूँ, आप अलग जीवन परमाणु हैं। जी। इनमें आपस में कोई रिलेशन, जैसे कि एक ही परमाणु समहाउ कहीं जाके मिल रहे हैं और उसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या कल को इसमें मिलना बिछड़ना तो है ही नहीं है ना, ये तो गठन पूर्ण है। इसमें तो मिलना बिछड़ने का कार्यक्रम ही नहीं है। अब इसमें क्या है कि आप भी जीवन रूप में सत्ता में संपृक्त हैं, मैं भी, मेरा भी जीवन सत्ता में संपृक्त है। यह संपृक्तता ही हमारे आपके संबंध का आधार है। अब इसमें मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसमें जो संपृक्तता है उसके आधार पे पहचानने का कार्यक्रम है, तृप्ति पूर्वक जीने का कार्यक्रम है, मूल्यों को निर्वाह का कार्यक्रम है। क्योंकि मूल्य जो है जी, तो ये जो जीवन मूल्य जो ये सॉरी आप बोलिए जी, आप प्रश्न रख दे तो फिर आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये जो मूल्य है ये व्यापक की ही प्रस्तुतियां हैं, मतलब व्यापक ही मूल्य के रूप में अलग अलग संबंधों में अलग अलग रूप में
जैसे बोले ना, व्यापक स्वयं व्यक्त नहीं है, इकाइयों के माध्यम से व्यक्त है। तो जितना जितना हम संबंध को जीते हैं, तो जितना जितना विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, आप जब धीरे धीरे जाएंगे ना, ये सब एक ही चीज है, केवल अलग अलग संबंधों में अलग अलग प्रकार के आस्वादन को हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, बस। तो ये जो संपृक्तता है, ये वही विश्वास है, वही जो व्यापक है, जो आधार है हमारे आपके बीच में मतलब एकता का, एक जो है वो समानता का, वो व्यापक है। उससे आर पार आप भी हैं, उससे आर पार हम भी हैं। अगर एक ही उसी पानी में आप भी डूबे हैं, उसी पानी में हम भी डूबे हैं, तो फिर हम दोनों संबंधी हैं ही ना, तभी तो साथ निकल पाएंगे, उस पानी में रह पाएंगे और अन्य चीजों में। तो इस ढंग से है जी। तो व्यापकता में कभी इन इकाइयों का विलय नहीं होगा, या पहली बात तो ये है एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बोलिए। विलय जैसा शब्द यहाँ बनता नहीं है ना, क्योंकि उसी में डूबे भीगे गिरे हैं। अब विलय का मतलब व्यापक हो जाना, आपका मतलब व्यापक जैसा ही हो जाना। तो व्यापक मतलब, तो अपने आप में पूर्ण है ना, मतलब अपना अस्तित्व खो जाना। मतलब जैसे कि जब हम इकाइयां जब उत्पन्न हुई है, तो वो इकाइयां वापस चली भी जाएंगी उसी के अंदर। तो एक बार जब उत्पन्न हो गया, एक बार जीवन परमाणु उत्पन्न हो गया, तो उसकी अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है? मतलब वो वापस से व्यापक में जाएंगे, या वो हमेशा हमेशा बने रहेंगे वो इकाइयां? ये प्रश्न कब बनता है? बाबा जी ने पूरा अनुसंधान इसी क्वेश्चन पे ही मेनली करा। मुझे अच्छा लग रहा है। वो जो उत्पन्न हुआ, ये अगर पता है ना कि ये, जैसे अगर आपका कहना है कि अगर ये व्यापक से उत्पन्न हुआ, तब तो व्यापक में विलीन की बात बनती है। लेकिन यहाँ ये कहा गया व्यापक से उत्पन्न नहीं है, व्यापक में उत्पन्न है ही, वो है मतलब है ही उसी में, जैसे परमाणु के रूप में तो है ही, उसी में गठन पूर्ण हो गया है, बस। व्यापक में ही गठनशील था और व्यापक में ही गठन पूर्ण हो गया है, इसलिए उसमें विलीन होने का तो कोई मतलब, अच्छा गठन पूर्ण हो गया तो फिर से तो गठनशील होगा नहीं। हाँ, अब उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा और उस परिवर्तन के साथ वो बना रहेगा, उसकी निरंतरता हो जाएगी, वो स्वयं व्यापक नहीं हो जाएगा। तो इससे ये तात्पर्य है कि जीवन परमाणु अगर हम हैं आज की डेट में, मतलब हमारे अंदर जो जीवन परमाणु है, वो हमेशा हमेशा ही अस्तित्व में बना रहेगा। बिल्कुल, केवल स्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे पंखा चलता है तो शुरू में आपको 3 पंखियां दिख रही हैं, एक के स्पीड में चलाते हैं तो थोड़ा सा पंखियां दिखती हैं और ऊपर छत भी दिखता है, लेकिन धीरे धीरे 5 की स्पीड में जब आप चला देते हैं तो बीच में पंखी दिखती ही नहीं, आपको लगता है आप है और छत है। तो वो व्यापक जैसा ही अनुभव मतलब लगता है कि बिल्कुल पारदर्शी हो गया सब कुछ। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। पंखा तो है ही ना, केवल गति ही तो बदली है। पंखा है, पंखा उसी रूप में है, गति बदल जाई गई तो पूरी पारदर्शिता आ गई, पारदर्शी सा लगने लगा। इतना ही है भैया। जी भैया। और इसको ज्यादा उद्घाटित इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे अपनी पात्रता बढ़ाते रहेंगे, और ये 18वें अध्याय तक जाते जाते 17वें अध्याय का नाम ही है रहस्य मुक्ति। ओके जी, थैंक यू भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। समय तो ज्यादा हो गया, 4:13। समय हो गया। मुझे लग रहा था कि प्रश्न अगर है कोई एक आध तो और ले लेते हैं, नहीं तो फिर समापन करते हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो फिर यहाँ पर हम आज क्लोज करते हैं और चैप्टर 4 शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, थैंक यू भैया।